क्या बांग्लादेश के इस हाल के बाद अगला नंबर इंडिया का है? बहुत कम लोग ये चीज पे नोटिस कर पा रहे कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हो रहा था वो इंडिया में घट रही घटनाओं से बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। इतना कि ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के खिलाफ डिक्टेटरशिप का नैरेटिव चलना, फार्मर्स प्रोटेस्ट होना, मणिपुर वायलेंस, ऑपोजिशन पार्टीज को फंडिंग्स मिलना, खालिस्तान इशू, ये सब और बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल रिलेटेड है। और मैं कुछ ही देर में प्रूफ करके बताऊंगा फैक्ट्स के साथ, जो हमने बहुत डीप रिसर्च करके खोज के निकाली है, सिर्फ ताकि हम हर वो जागरूक भारत के नेशनलिस्ट नागरिक तक ये सच्चाई पहुंचा सके। हमने इस न्यूज को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखा, बल्कि इसके पूरे तह तक जाकर लिंक्स कनेक्ट करके प्रूफ्स के साथ जोड़ के देखा। और मैं ये ट्रूली कहना चाहूंगा कि इंडिया इज नॉट दैट सेफ टुडे। और क्या आप जानते हो असली दुश्मन कौन है? वेल, सीधे इल्जाम लगाने की जगह जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स सी क्या क्या सबूत हमारे पास है। Student protests in Bangladesh have turned violent. Over 100 people, including 14 policemen, have been killed. We have no safety. This cannot be a secure and independent country. That a lot of these deaths could be attributed to targeting of Hindu communities. शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई है। Thousands of protesters storming and looting the Prime Minister's residence. We have decided to form an interim government. Bangladesh is burning. आज से कुछ 3 महीने पहले मई 2024 में शेख हसीना ने अमेरिका पे 2 बड़े एलिगेशंस लगाए थे। पहला, यूएस उनकी पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश 2024 के इलेक्शंस में जिता देगा बिना कोई मेहनत किए, बस उन्हें इसके बदले में एक काम करना है, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स आइलैंड यूएसए के नाम पे कर देना है। शेख हसीना ने यहां पे ये एलिगेशंस लगाए कि यूएस ऐसा डील उनके सामने रख रहा है। दूसरा एलिगेशन, हसीना का कहना था कि यूएसए बांग्लादेश को तोड़कर एक नया क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश खड़ा करना चाहता है। तीसरा एलिगेशन, हसीना ने ओपनली कहा कि यूएसए उनकी नेशनलिस्ट पार्टी अवामी लीग के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है जिससे उनकी सरकार गिर जाए और हसीना का हाशरे भी उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जैसा हो जाए, यानी कि उनका असैसिनेशन हो जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड में आखिर ऐसा क्या है कि यूएसए के लिए यह इतना इंपॉर्टेंट है? दूसरी बात, क्या वाकई में यूएस का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश जैसे कंट्री में इतना पावरफुल है कि वो रातों रात सरकारें या तो बना सकता है या तो गिरा सकता है? वेल, द आंसर इज यूएसए सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी कई सारे फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करता है ताकि वो उन देशों को अपने फायदे के लिए कठपुतली बना सके। और अनफॉर्चुनेटली आज बांग्लादेश की जो भी हालत है उसका एक अच्छा खासा रीजन, और एक्चुअली में द मेन रीजन, यूएसए है। पाकिस्तान तो यहां पर सिर्फ एक फेस है, एक बिकाऊ कंट्री है जिसको यूज किया गया है। लेट मी प्रूव दिस। आज के तारीख में बांग्लादेश के इस गवर्नमेंट पलट को लेकर इतने सारे नैरेटिव्स फैल चुके हैं कि बहुत से लोगों को तो ये सिंपल सी सच्चाई भी नहीं मालूम। जिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना को रेजिग्नेशन देने के लिए कहा भी गया, उसके पीछे की जो मांग थी ना रिजर्वेशन हटाने की, वही एग्जैक्टली हसीना की भी मांग थी और उसने 2018 में ये करके भी दिखाया था। यानी कि उस प्रोटेस्ट में ना तो हसीना की कोई गलती थी और ना ही हसीना के पास उसका कोई सोल्यूशन भी था। ये एक तरह से सिर्फ एक प्रोपोगेंडा चलाया गया हसीना को रास्ते से हटाने के लिए, और इसीलिए ये इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि देश में बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए जो 30% रिजर्वेशन रखा जाता है एजुकेशन और जॉब्स में, वो जारी रहेगा। ये खबर आते ही पूरे देश में एकदम से स्टूडेंट प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। लोग सीधे सीधे पीएम से इस रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग करने लग जाते हैं। अब हसीना खुद 2018 में यही रिजर्वेशन हटा चुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका जब डिसीजन आता है तो शेख हसीना को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ता है। अब यहां पर शेख हसीना के बस एक स्टेटमेंट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उस स्टेटमेंट में शेख हसीना बेसिकली ये कहती है कि हाई कोर्ट के डिसीजन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स के बच्चों को मिलेगा? अब रजाकार का मतलब होता है ट्रेटर, यानी देशद्रोही।
और इस एक स्टेटमेंट ने शेख हसीना की पूरी दुनिया ही पलट दी। बांग्लादेश में एकदम से दंगे भड़क उठे, लोग सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने लग गए, पुलिस पर हमला करने लग गए। एक्चुअली रजाकार्स वहां पर एक तरह से एक डेरोगेटरी टर्म माना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान ये रजाकार्स पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ रहे थे, बांग्लादेश की जनता पे आक्रोश कर रहे थे और फ्रीडम मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो पीएम के उस स्टेटमेंट के बाद हुआ क्या कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर उस स्टेटमेंट को ऐसे घुमा दिया, ऐसे मैनिपुलेट किया और ऐसा दिखाया कि शेख हसीना सारी जनता को रजाकार बुला रही है, और से ट्रिगर होकर लोग सड़कों पर उतरकर ये नारे चिल्लाने लग गए, तुम्ही के आमी के रजाकार रजाकार, यानी कि हु आर यू, हु एम आई, रजाकार। अब यहां तक तो भी कहानी फिर भी ठीक थी, लेकिन फिर हसीना के स्टेटमेंट के सिर्फ 6 दिन बाद ही एससी का वर्डिक्ट आ गया कि ठीक है, हम रिजर्वेशन को हटा देंगे। लेकिन इसके बावजूद प्रोटेस्ट रुकने के जगह पर उल्टा और भड़कने लग गए। और सबसे वियर्ड बात यह है कि इन बच्चों की डिमांड जो अब तक रिजर्वेशन हटाओ ही थी, वो अब अचानक से एक पॉलिटिकल स्टेप ले लेती है। हैशटैग स्टेप डाउन हसीना ये चलने लग जाता है। एक सीमिंगली नोबल और हम्बल डिमांड बाय स्टूडेंट्स अचानक से एक पॉलिटिकल टर्न क्यों ले लिया, और ये मुद्दा अब अचानक से कंप्लीटली एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल कैसे बन गया। अब ये कहानी सुनकर क्या आपको कुछ याद आया? बिल्कुल, इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट का भी बहुत ही सिमिलर प्लॉट था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों कहानियां एक ही सोर्स द्वारा बकायदा प्लान की गई है। चलो प्रूफ बाय प्रूफ समझते हैं कि ये कैसे जो बांग्लादेश में हो चुका है वही आज इंडिया में भी हो रहा है। सबूतों की तरफ बढ़ने से पहले, क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? तो आई हैव द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू। हर साल लाखों बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और आज तो सभी बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तलाश में, और इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप सबसे सस्ते में प्रिपेयर कर सकते हो। ओपन टेक्स्ट बुक ऐप। यहां पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 400 से 500 रुपए में ही मिलता है, जिसमें आपको सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हजारों मॉक टेस्ट मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स में एक एग्जाम होता है SSC CGL करके, एक बार नेट पर जस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर फॉर SSC CGL एवरी ईयर सर्च करके देखना। 2023 में 12 लाख स्टूडेंट्स ने CGL दिया था, और टेक्स्ट बुक पर SSC CGL के लिए आज के डेट में 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही बाकी सारे मॉक टेस्ट के लिए भी यहां पर लाखों स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आज ही इसे एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप मेरी तरफ से कूपन कोड गौरव यूज करते हो तो उसे अप्लाई करते ही आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक और कूपन कोड दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आज ही जाके इसे एक्सप्लोर करना। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे वीडियो में। मैं प्रूफ्स की बात कर रहा था जो ये दर्शाता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुए रिवोल्ट से कैसे रिलेटेड है। बांग्लादेश के एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी का एक स्टूडेंट्स विंग है कॉल्ड इस्लामी छत्र शिविर ICS। यही इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना बड़े ही स्ट्रेटेजिकली यूनिवर्सिटीज पर सबसे पहले अपने पैर पसारे। जो यूनिवर्सिटीज किसी भी देश का बैकबोन होती है, उस देश का फ्यूचर नैरेटिव डिसाइड करती है। और इसीलिए अगर आप इस प्रोटेस्ट में भी देखोगे ना, तो ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, इन सारे बांग्लादेश के टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने तक इस प्रोटेस्ट को इंसाइट किया। ये वो सारे यूनिवर्सिटीज के नाम हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। आप देखोगे ना तो यही सेम चीज हुई थी इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट और CAA प्रोटेस्ट के दौरान भी, जहां पर JNU, DU और जामिया इस्लामिया जैसे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज को इस नैरेटिव का गढ़ बना के प्रोटेस्ट को भड़काया जा रहा था। दूसरी बात, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में प्रिसाइसली प्लान टूल किट्स बनाए गए थे और सेलिब्रिटीज जैसे रिहाना से लेकर ग्रेटा थनबर्ग को बकायदा बताया गया था कि क्या ट्वीट करना है और किन कीवर्ड्स को यूज करना है, सेम इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी सबसे पहले जमात इस्लामी ने नैरेटिव को पॉलिटिकल और एंटी गवर्नमेंट बनाते हुए ट्वीट किया कि उनका एक 1 पॉइंट डिमांड है, हैशटैग स्टेप डाउन हसीना। अगर आप देखोगे ना तो ये पोस्ट हुआ था 3 अगस्त को, और 4 अगस्त को इस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड करवा दिया गया, और रातों रात एक एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हसीना के सिर्फ एक स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर, एक नैरेटिव चलाकर एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बना दिया गया, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट कैंसलिंग रिजर्वेशन। मतलब जरा 1 मिनट थोड़ा शांति से सोचो, इस पूरी कहानी में कितनी हिपोक्रेसी आपको दिख जाएगी। अब यस, यहां पर कुछ आंदोलन करने वाले डेफिनेटली इंजर हुए थे, काफी की जान भी गई थी, और यही सारे विजुअल्स और पोस्ट और भी ज्यादा रैपिडली स्प्रेड किए जा रहे थे ताकि और ज्यादा हेट्रेड फैले गवर्नमेंट की तरफ। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोटिस करने वाला यह है
कि जब प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न लेने लगे तब जाकर गवर्नमेंट ने रिएक्शन में वायलेंस को अपनाया। और इसी तरह से आप देखोगे इवन फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे भी प्रोटेस्ट स्टार्टिंग में तो पीसफुल थे, बट एक पॉइंट के बाद वायलेंट टर्न लेने लग गए थे। वहां पर भी एजेंडा यही था कि गवर्नमेंट इस पे रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट करे और कुछ लोग इंजर हो या कुछ लोगों की जाने जाए, ताकि इस नैरेटिव को और भी तेजी से स्प्रेड किया जा सके और गवर्नमेंट को गिराने की डिमांड सामने लाया जा सके। अब इसके बाद भी किसी भी आंदोलन की आग को जलाए रखने के लिए हमेशा एक चेहरे की जरूरत होती है। तो जैसे इंडिया में जब गवर्नमेंट ने फार्मर लॉस को रिपील कर दिया था और इस आंदोलन की आग बुझ ही रही थी, अचानक से नवंबर 2021 में आउट ऑफ नोवेयर एक इंसान को लाकर इस प्रोटेस्ट का फेस बना दिया जाता है, अमृतपाल सिंह। इनफैक्ट उसे तो भिंद्रान वाले के अवतार के जैसे मार्केट किया जा रहा था एंड दिस स्ट्रैटेजी वाज एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल। इस बंदे के आने के बाद ही दंगे फिर से भड़कने लग गए, क्योंकि अब एक प्रोटेस्ट जो उन्होंने देश की गरीब किसानों के नाम पर शुरू किया था उसे अब पलटकर इन्होंने कंप्लीटली एक एंटी नेशनल प्रोटेस्ट बना दिया था। प्रोटेस्ट के नाम पर पुलिस पर अटैक होने लग गए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स में बैरिकेड्स तोड़े जा रहे थे। दिल्ली चलो मार्च में कुछ किसानों ने ट्रैक्टरों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया है, नुकीले रॉड लगवाए हैं। लोहे के ये रॉड इतने मजबूत तरीके से लगाए गए हैं जिससे किसान सुरक्षा में लगे पुलिस को नुकसान पहुंचा सके, पुलिस की बैरिकेड को तो तोड़ सके। वहां पर शर्जील इमाम की आजादी के नारे लग रहे थे। देश विरोधी काम करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वालों के सपोर्टर्स किसानों के मंच का इस्तेमाल कर रही हैं। पीएम को ओपन डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे थे। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। और तो और लाल किले में इंडियन फ्लैग को हटाकर रिलीजियस झंडा तक लहराया गया था। यही सेम स्ट्रैटेजी यूज की गई बांग्लादेश प्रोटेस्ट में भी। अचानक से वहां पर भी जुलाई एंड में नाहिद इस्लाम को वहां के पीसफुल प्रोटेस्ट का एक फेस बना दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स फ्रंटलाइन डिफेंडर का टैग दे दिया जाता है। लेकिन जब हसीना ने प्रोटेस्ट को काम करने के लिए इसे पीस टॉक्स के लिए बुलाया तो ये वहां पर नहीं जाते हैं और उल्टा स्टेटमेंट ये पास करते हैं कि स्टूडेंट्स हर चीज के लिए तैयार है। आज हमने लाठी उठाई है, कल हम बंदूकें भी उठाएंगे। और याद रहे यही इंसान नाहिद इस्लाम तो एक पीस का फरिश्ता है। सबसे पहले अपने एंटी नेशनल और एंटी गवर्नमेंट एजेंडा को एक हम्बल सेल्फलेस कॉज से मार्केट करना, उसका एक बकायदा टूल किट लॉन्च करना, हजारों लाखों लोगों को भड़काना और प्रोटेस्ट का एक वॉरियर फेस खड़ा करना, दोनों भी देशों की कहानियों में इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती है? जाहिर है कहानियां भले ही अलग है मगर राइटर एक है। अब आते हैं प्रोटेस्ट की फंडिंग्स पर, जहां पर भी आपको एक डायरेक्ट लिंक दिखेगा यूएसए और पाकिस्तान का, जैसे इंडिया के हर दूसरे दंगे में दिखता है। अब इसे ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनके वेबसाइट से इनकी यूएस फंडिंग सोर्सेस निकालकर हमने पूरा चार्ट बनाया है इनके यूएस पाकिस्तान लिंक्स का। अब तक कहानी में एंट्री हुई थी हमारे हीरो नाहिद इस्लाम की, राइट? इस बंदे को रातों रात हीरो बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है फ्रंट लाइन डिफेंडर नाम के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने नाहिद को एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की तरह मार्केट किया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट में अगर आप डोनर सेक्शन में जाओगे ना तो इसे फोर्ड फाउंडेशन फंड करती है। और फोर्ड तो इनफेमस है क्योंकि डायरेक्टली CIA द्वारा फंडेड है और ये इंश्योर करता है कि दूसरे देशों में वैसी गवर्नमेंट्स रहे जो प्रो यूएस हो। और ये साउथ एशियन रीजन में यूजुअली ISI के थ्रू करता है क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली खुद को पिक्चर में नहीं लाना चाहता। तो नाहिद के केस में अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली ISI द्वारा प्लांटेड था। और सेम था अमृतपाल का भी केस। वो तो ओपनली कहता है कि इंडिया से एक खालिस्तान देश निकलना चाहिए। आप खालिस्तान, इंडिपेंडेंट खालिस्तान की मांग करते हैं, क्यों ना सेडिशन का केस आप देशद्रोह का केस आपके खिलाफ कर दिया जाए? नहीं, देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट है कि पीसफुल मैनर में आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे सेपरेशन की बात करना ये ऐसी इवल बात नहीं है। और हमारे कई इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेस ने ये रिवील ऑलरेडी किया है कि अमृतपाल सिंह भी कंप्लीटली ISI बैक्ड है। नेक्स्ट फंडिंग सोर्स ब्रैक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। इस यूनिवर्सिटी का तो मोटो ही है बांग्लादेश में एक एंटी अवामी स्टूडेंट कम्युनिटी बनाना, यानी कि हसीना की सरकार को पलटना। और दूसरी बात, इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इस ब्रैक का एक बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट इसी यूनिवर्सिटी के एक टीचर को तो अरेस्ट तक किया गया था स्टूडेंट्स में प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए। अब इनके वेबसाइट में बड़े ही प्राउडली लिखा हुआ है कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि खुद यूएस गवर्नमेंट से फंडिंग आती है ताकि वो बांग्लादेश में NGOs के थ्रू डेवलपमेंट कर सके। लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात तो ये है कि इसी ब्रैक यूनिवर्सिटी को अमेरिका के सोरोस फाउंडेशन ने $83 मिलियन भी दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करने के नाम पर। सो माय क्वेश्चन ओवर हियर इज, एक एंटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को यूएस आखिर फंड क्यों कर रहा है, वो भी NGOs और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, जिसके अंडर
कितने एंटी नेशनल कांड होते हैं ये तो सबको पता है। और जॉर्ज सोरोस, ये तो आपको याद ही होगा, हमने खुद इस पर वीडियोस बनाए हैं कि यही बंदा कैसे इंडिया में मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है और खुल्लम खुल्ला ये बताता है। इस बात पर तो हमने एक डिटेल वीडियो बना के भी रखा है जहां पर हमने सारे लिंक्स प्रूफ्स के साथ दिए हैं कि कैसे ये बिलियनर किसी भी हालत में इंडिया में गवर्नमेंट गिराकर एक प्रो यूएस गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना चाहता है, एक ऐसी गवर्नमेंट को जो यूएस के लिए बेनिफिशियल हो, जो यूएस के लिए बिकी हुई हो। लेकिन एक नैरेटिव को शेप करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कुछ ऐसे ग्राउंड लेवल लीडर्स, नैरेटिव सेटर्स को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, ताकि वो एंटी नेशनल और प्रो यूएस नैरेटिव्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स वगैरह के नाम पर प्रमोट करते रहे। बेसिकली लोगों में ये माइंडसेट डाला जाए कि उनकी सरकार डिक्टेटर है और डेमोक्रेसी चाहिए तो सरकार को गिरा दो, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा रहा है। इसके लिए ना अक्सर यूएस अपने प्रॉक्सीज को तैयार करता है, जो कई बार लिटरली उस देश के ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स तक होते हैं, जो आगे चल के फ्यूचर पीएम ऑफ कोर्स यूएस के पपेट पीएम बन सकते हैं। उनको ये लालच दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के केस में अभी एंट्री मारते हैं, निहाद इस्लाम के बाद एंट्री होती है एक और एक हीरो की, मोहम्मद यूनुस, द नेक्स्ट सेवियर ऑफ बांग्लादेश, जो शेख हसीना के तानाशाही से देश को बचाने वाला है। एक्चुअली में हसीना के रेजिग्नेशन और इंडिया फ्लीइंग के बाद निहाद पब्लिक में आते हैं और कहते हैं कि मैं देश के मिलिट्री चीफ से मिलकर आया हूं और मैंने उन्हें कहा कि देश की जनता को तानाशाही और मिलिट्री रूल दोनों ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें इलेक्शंस होने तक एक डेमोक्रेटिक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। On Tuesday, Islam and other student leaders were scheduled to meet with Army Chief General Waqar Zaman, who has announced the formation of an interim government. और ये गवर्नमेंट बनाने का सौभाग्य जाएगा मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिल चुका है। यानी कि ये शांति के, डेमोक्रेसी के सबसे बड़े दूत है। ये शांति का सबसे बड़ा दूत है, ये सर्टिफाई कौन करता है? यूएसए से इन्हें द फेमस मैग्सेसे अवार्ड और अशोका अवार्ड भी मिला है। अब आई नो आप सोचोगे कि अवार्ड से यूएसए के इन एंटी नेशनल इन्वॉल्वमेंट्स का क्या लिंक है? वेल 2 मिनट रुको, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब यही अवार्ड्स ना इंडिया में भी कई प्रोमिनेंट फिगर्स को मिल चुके हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, रविश कुमार, पी साईनाथ एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जेपी नारायण को भी, जिन पर इंदिरा गांधी का एक्यूजेशन था कि जेपी सीआईए द्वारा फंडेड है। इनके थ्रू अमेरिका उनकी सरकार को गिराना चाहती है, बिकॉज यू नो इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी हार्डकोर नेशनलिस्ट ऑफ हर टाइम। और अगर आप अभी बताए गए सारे नामों को देखोगे ना, तो ये सारे लोग एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव्स चलाते हैं। केजरीवाल के केस में तो हमारे एक्स पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ओपनली मीडिया को कह दिया था कि केजरीवाल एक सीआईए एजेंट है। अब खुद सीआईए के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में उनकी ये स्ट्रैटेजी मेंशन थी कि अक्सर अमेरिका अलग अलग देशों में सबसे पहले ऐसे लोगों को चुनता है जो उसके नैरेटिव को सपोर्ट करे, और फिर उन्हें ये अवार्ड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्राइज मनी बांटकर उनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अब चलो, अगर इतने भी प्रूफ्स इनफ नहीं है तो हमारे पास डायरेक्ट लिंक्स भी है जो ये प्रूफ करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल करने में डायरेक्ट हाथ है। एक तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑलमोस्ट सारी वेस्टर्न मीडिया सेंसर्ड है, कोई भी इस न्यूज को कवर नहीं कर रहा है। लेकिन हमें सिर्फ एक ऐसा रिपोर्ट मिला बाय यूरेशियन टाइम्स, जिन्होंने प्रूफ के साथ ये क्लेम किया है कि यूएस की बाइडेन गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड और सपोर्ट कर रही है बांग्लादेश के 3 ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें से 2 तो सीधे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्हें बाय द वे यूएस ने ही खुद घोषित किया था। नंबर 1 जमात इस्लामी और नंबर 2 हिफाजत ए इस्लाम। और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट तो घोषित नहीं हुआ है, बट वो हसीना का सबसे बड़ा ऑपोजिशन पार्टी है, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो बेसिकली ऊपर बताए गए दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। इनकी आइडियोलॉजी भी हसीना की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से टोटली ऑपोजिट एक रैडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी है। वही आइडियोलॉजी जो हमें आज सीरिया, इराक और ईरान में देखने को मिल रहा है, और उन कंट्रीज का आज क्या हाल है वो दुनिया जानती है। अब यूरेशियन टाइम्स का ये क्लेम है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ढाका में मौजूद यूएस एम्बेसडर टू बांग्लादेश ने वहां की मीडिया को ये डायरेक्ट ऑर्डर देके रखा है कि अगर वो रैडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि प्रो ऑपोजिशन नैरेटिव को प्रमोट नहीं करेंगे तो यूएस उन मीडिया चैनल्स पर बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस लगवाएगा या फिर उन पर वीजास बैन लगवाएगा। दूसरी बात, इस रिपोर्ट ने यह भी क्लेम किया कि हंटर बाइडेन, जो कि जो बाइडेन का बेटा है,
डायरेक्टली बीएनपी को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट बीएनपी पार्टी को जिताने के लिए हंटर बाइडेन के अंडर यूएस गवर्नमेंट ने हसीना गवर्नमेंट पर इलेक्शन से 2 महीने पहले ये एलिगेशंस लगा दिए कि 2024 के इलेक्शंस रिग्ड होने वाले और शेख हसीना उन्हें रिग करेगी, और इसीलिए उन्होंने पूरे शेख हसीना के पार्टी मेंबर्स पर वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगवा दिए। मतलब अब वो किसी भी देश में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। सो बेसिकली एक तो ग्लोबल शेम, और दूसरी बात एक पार्टी को एक अनफेयर एडवांटेज मिला ओवर द रूलिंग पार्टी। लेकिन इसके बावजूद हसीना 224 सीट से जीती और ऑपोजिशन को सिर्फ 11 सीट्स मिले, जो कि क्लियरली ये बताता है कि बांग्लादेश की रियल जनता को क्या चाहिए। और इसीलिए डेफिनेटली प्रोटेस्ट के थ्रू, फंडिंग्स के थ्रू, दूसरे देशों में अपने प्रॉक्सीज खड़े करके, मैस नैरेटिव शेप करके कि आपके देश में तानाशाही आ चुकी है, करंट गवर्नमेंट एक डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसे मैस प्रोपोगेंडा फैलाकर यूएसए किसी भी देश में एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हटाकर एक ऐसी पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहता है जो पूरी तरह से यूएसए के बैक एंड कॉल पर चले। और यही सेम डॉट्स इंडिया में भी कनेक्ट हो रहे हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट जो 4 साल से अब तक चल रहा है, मणिपुर वायलेंस भी सेम 1 साल से भी ज्यादा से चल रहा है, CAA-NRC प्रोटेस्ट भी वही, बार बार कोशिश की जा रही है इंस्टेबिलिटी लाने की। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि यूएस अच्छे से जानता है कि ये एरिया एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, क्योंकि क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, प्लस मेलाका स्ट्रेट के लिए ये काफी स्ट्रेटेजिक वांटेज पॉइंट है, और इसीलिए इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश ये पूरा रीजन इनके टारगेट में है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह आता है कि यूएसए इतनी मेहनत और मशक्कत आखिर क्यों कर रहा है? आखिर यूएसए को बांग्लादेश जैसे एक छोटे गरीब देश और इंडिया से क्या ही चाहिए? अब ये मेलाका स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है? तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना सेंट मार्टिन्स आइलैंड के बारे में। बस वही आइलैंड यूएसए अपने नाम करना चाहता है, और उसके साथ और भी अन्य फायदे ऑफ कोर्स। बट इस आइलैंड के पीछे इतना पड़ने का रीजन है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो देखो, अगर ग्लोबल डायनामिक्स समझे ना, तो अ फ्यू डेकेड्स अगो ऑल आइज वर ऑन द मिडिल ईस्ट। ये रीजन ऑयल डिस्कवरी के बाद से एक गोल्ड माइन बन गया था, क्योंकि उस समय बहुत सारी जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थी वो तेजी से डेवलप हो रही थी, और उन्हें तेल की बहुत ज्यादा जरूरत थी डेवलपमेंट को फ्यूल करने के लिए। और इसीलिए यूएसए ने कुछ यूरोपियन देशों के साथ मिलकर लिटरली वहां की सरकारें गिरा दी, वो सरकारें खड़ी कर दी जो करप्ट थी, और उन देशों को बहुत एक्सप्लॉइट किया। इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि आज भी हम मिडिल ईस्ट की हालत जानते हैं। उन देशों के तेल को एक्सट्रैक्ट करके उसे खुद प्रोसेस करके महंगे दामों में बेचा, लेकिन उन देशों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। कई देशों को आपस में उलझाए रखा, वहां की जनता को गरीब अनपढ़ रखा। इनफैक्ट आज भी इनका यही तो हाल है। नेशन वाइड इंस्टेबिलिटी, वॉर और पॉवर्टी आज मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों की कहानी। लेकिन इनके तेल के बल पर आज यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिचेस्ट करेंसी बन चुकी है, और बस आज के समय में यही यूएस हमसे भी चाहता है। बिकॉज अनलाइक अ फ्यू डेकेड्स अगो, आज ऑल आइज आर ऑन द इंडियन ओशन रीजन, IOR। ये एरिया आपको दिख रहा है, ये मेलाका स्ट्रेट, जहां से पूरी दुनिया का 60% ट्रेड पास होता है। मतलब जिस देश का इस रीजन में कंट्रोल होगा, उस देश का पूरी दुनिया पे कंट्रोल होगा, और यही एग्जैक्टली यूएस चाहता है अल्टीमेटली। देखो, किसी भी जंग में वो देश जो दुश्मन देश को इकोनॉमिकली चोक कर सके, उसकी हमेशा जीत होगी। और ये पॉइंट जहां से पूरी दुनिया का 60% ट्रेड पास होता है, अगर वहां पर यूएस का कंट्रोल आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि कल को यूएस किसी भी देश को इकोनॉमिकली चोक करके उसे अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकता है, और जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में आर्म ट्विस्टिंग करके अपने फायदे निकाल सकता है। लेकिन अगर इस रीजन पर आप जूम आउट करोगे ना, तो इस पे एक मेजर कंट्रोल है इंडिया का, क्योंकि एक तो इंडिया इस रीजन से बहुत क्लोज है, और दूसरी बात, इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बनाकर इस रीजन पर अपनी हेजीमनी बना के रखी हुई है। इंडिया के साथ ही चाइना का भी यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। चाइना भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर इस रीजन के काफी क्लोज आ चुका है, और बस यही एग्जैक्टली यूएस की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। और इसीलिए यूएस बांग्लादेश से सेंट मार्टिन्स आइलैंड मांग रहा है, क्योंकि वहां पर वो अपने नेवल बेसिस बनाकर इंडिया और चाइना को कंट्रोल कर सके, एंड प्लस सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। सो 100 बात की एक बात यह है कि यूएस की ये हिस्ट्री रही है कि जब भी यूएस को किसी भी देश में अपना इंटरेस्ट दिखता है, वो हमेशा उस देश की गवर्नमेंट का आर्म ट्विस्टिंग करने लगता है, ताकि वो देश उसके कंट्रोल में आ सके और हाँ में हाँ मिला सके। और अगर सरकार नहीं मानती, तो नेक्स्ट ऑप्शन उसके पास यही बचता है कि वो सरकार गिरा दे, या फिर सरकार के ऑपोजिशन और एंटी नैरेटिव्स को फंडिंग देने लग जाए, ताकि सरकार पर प्रेशर बने। और अंत में वो यही चाहता है कि एक प्रो यूएस गवर्नमेंट उस देश में एस्टैब्लिश हो सके,
ताकि यूएस को जो चाहिए वो उसे मिलते रहे। एक और एग्जांपल देता हूं, सेम हुआ था 1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने वियतनाम वॉर के लिए यूएसए को ओपनली क्रिटिसाइज किया था। तब यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सीधे इंडिया का व्हीट सप्लाई रोक दिया था और उस दौरान इंडिया यूएस पर हेवीली डिपेंडेंट था, इस हद तक कि जल्द ही इंडिया व्हीट अरेंज नहीं कर पाता तो देश में भुखमरी आ जाती। लेकिन वो अलग बात है कि हम दबे नहीं। हमारी पीएम ने एक ब्रेव डिसीजन लिया और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से उस दौरान हमारी डिपेंडेंसी यूएस पर कम हो गई। आज हम ओपनली यूएस के क्रिटिसिज्म के बावजूद रशिया से ऑयल और वेपन्स खरीद रहे, पाकिस्तान पर एग्रेसिव एक्शंस ले रहे, यूरोप को उनकी हिपोक्रेसी पर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. बेसिकली हम वेस्ट और यूएस के पपेट्स बनकर नहीं रह रहे। आज इंडिया अपने हित के हिसाब से स्टैंड लेता है, इंडिया नेशनल इंटरेस्ट में स्टैंड लेता है और इसीलिए यूएस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स को हेट करता है। कितनी आयरॉनिक बात है, राइट? जो कंट्री अपने आप को पीस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का फरिश्ता बताता है, वो अल्टीमेटली ये चाहता है कि झगड़ा क्रिएट हो, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो। वो दूसरे कंट्रीज को बुली और डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक यूएस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद शायद सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाए, बिकॉज उनकी पॉलिसीज और उनके पॉलिटिक्स लिटरली यही सब चीजों का विरोध करती है। अब यूएस की पूरी हिस्ट्री कैसे रही है, कैसे यूएस ने बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लिटरली क्रिएट किया, कैसे मिडिल ईस्ट बर्बाद हुआ, कैसे यूएसए की ये जो पॉलिसीज है, वो यूएस के पार्लियामेंट में जो लोग हैं, जो लोग लिटरली गन कंपनीज में, वेपन कंपनीज में स्टेक्स लेके बैठे हैं, उन्हें बेनिफिट करती है। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिटेल में कवर किया है, जिसे आप यहां पर आई बटन दबाकर देख सकते हो। बिकॉज आज तो आपने कुछ फैक्ट्स जाने, ये वीडियो आपको 50 फैक्ट्स और बता देगा। बट अंत में फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वैसा होना इंडिया में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सारी पार्टीज इंक्लूडिंग मेजर ऑपोजिशन पार्टीज फॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में बिलीव करती है। एंड आई ऑनेस्टली डोंट थिंक हमारी यही पार्टीज पैसों के लिए देश को बेच देगी, एटलीस्ट आई होप सो। बट डेफिनेटली इंडिया पर यूएस की नजर जरूर है और यूएस इंडिया की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर यूएस एक बार से इंडिया को घायल नहीं कर पा रहा तो दैट डजंट मीन इट विल नॉट ट्राई पाकिस्तान स्ट्रेटेजी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। सो ऐसे में हम सभी भारत से प्यार करने वाले नेशनलिस्ट और जागरूक नागरिकों को इन बातों से अवेयर होना चाहिए, ताकि हम सिर्फ नैरेटिव से कंट्रोल ना हो सके, एक रैशनल और क्रिटिकल माइंडसेट रखे जो वाकई में देश के हित में सोच सके। नैरेटिव्स कैसे रातों रात फैलकर सत्ता पलट कर सकते हैं, ये बांग्लादेश का ही केस दिखाता है। और इसीलिए इलेक्शंस में और इवन अपने कर्मों के जरिए हम पर्सनल फायदों के लिए देश को ना बेच दें, क्योंकि आज बांग्लादेश की जो स्थिति है वही आप देख लो। एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट गिरकर एक रैडिकल गवर्नमेंट आ सकती है आज वहां पर, जिसे यूएसए सर्टिफाई कर रहा है सबसे डेमोक्रेटिक और पीसफुल गवर्नमेंट है। लोग यहां पे बन गए बेवकूफ, खा के डेमोक्रेसी का गाजर, और यूएस और रैडिकल्स को मिल गया जो उन्हें चाहिए था, पावर। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेसन फॉर अस इंडियंस एज वेल। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। जय हिंद। और अभी आप सबने न्यूज में भी देखा होगा कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकली है, और इसीलिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कूपन कोड मिल जाएगा। आज ही जाके टेक्स्ट बुक ऐप एक्सप्लोर कीजिए।